नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखो स्पोर्ट्स से संबंधित है। आपने सुना होगा या पढ़ लिया होगा अभी तक, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है ना ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ कुछ वुमेन एथलीट्स ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए, जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। तो हम ना थोड़ा जनरलाइज करके डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स में जो महिला एथलीट्स हैं किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में। इसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कैसे स्कूल्स को ज़्यादा डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बनाया जाए। जो विकलांग बच्चे होते हैं ज़्यादा स्कूल में आ नहीं पाते, अनेकों तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जानेंगे कैसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। नेक्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में पावर सेंट्रलाइज करती जा रही है, स्टेट से भी लेना चाहती है, जुडिशरी से भी लेना चाहती है, ये जानेंगे। और सबसे लास्ट में महिलाएं पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, इससे संबंधित आर्टिकल हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, स्पोर्ट्स में महिलाओं के द्वारा जो सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया जाता है इससे संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में देखो कुछ महिला रेसलर्स जैसे कि विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक, ये जंतर मंतर पर बैठ गए और इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर आरोप लगे सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित, टॉर्चर के। देखो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वैसे भी स्पोर्ट्स में महिलाएं बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं। जितना आसान मेल के लिए होता है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना, उतना आसान महिलाओं के लिए नहीं होता है। ये मैं इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड, अरे मिट नहीं रहा, चलो छोड़िए। देखो वैसे हर एक स्पोर्ट्स पर्सन ना बहुत सारे प्रेशर फेस करता है, जैसे उसके ऊपर प्रेशर होता है अच्छा परफॉर्म करने का। इवन लास्ट टाइम उस स्पोर्ट्स पर्सन ने जो परफॉर्म किया था, जैसे मान लीजिए नीरज चोपड़ा है, उन्होंने लास्ट टाइम अपना भाला फेंका था 86 मीटर तक, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो अपनी इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। बहुत बार स्पोर्ट्स पर्सन्स की उम्र बहुत छोटी होती है, तो मतलब वो शटल करते रहते हैं, कभी पढ़ाई भी करनी है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म भी करना है, और कई बार इंडोर्समेंट का भी स्ट्रेस रहता है, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, तो मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है। और वुमेन के ऊपर तो स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा ही होता है, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले जेंडर पे डिस्पैरिटी, जितना पे मेल स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलता है ना, जितना पैसा उन्हें मिलता है उतना महिलाओं को नहीं मिलता है, उनको रिलेटिवली कम मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड। देखो इस बात पर भी स्पोर्ट्स पर्सन्स को जज किया जाता है, कपड़े कैसे पहनती हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स, उनकी बॉडी कैसे है। जैसे ज्वाला गुट्टा, ये बैडमिंटन खेलती हैं, लेकिन इनकी बॉडी को लेकर अनेकों तरह के कमेंट किए जाते हैं। सानिया मिर्जा, उनकी बॉडी को लेकर अनेकों तरह के कमेंट किए जाते हैं, मतलब वुमेन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सेस टू फैसिलिटीज। आप देखो इस बात को समझ जाओगे, हमारा जो समाज है पैट्रियार्कल समाज है, लड़कियों को ना घर से ज्यादा दूर जाने नहीं दिया जाता। मतलब बोला जाता है इतनी दूर प्रैक्टिस करने जाओगी क्या करोगी, तो ये भी एक चैलेंज फेस करती हैं महिलाएं। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन इशू। बहुत सी महिलाएं जब घर से दूर प्रैक्टिस के लिए जाती हैं स्टेडियम वगैरह में, रास्ते में बड़ी दिक्कत आती है। डेंस अर्बन इन्वायरमेंट, बहुत बार नेबरहुड काफ़ी ज़्यादा रिस्की सा होता है, जैसे रात को आए तो लाइटनिंग नहीं है और वहाँ पे इन्वायरमेंट खराब है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो महिलाओं को वहाँ से निकलना दुभर हो जाता है। जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल दिया जाता है। मणिपुर हमारे देश का ना स्पोर्टिंग पावर हाउस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। बावजूद इसके आप देखिए तो सही, मणिपुर में भी इवन 48% स्पोर्ट्स पर्सन ऐसी हैं, स्पोर्ट्स वुमेन ऐसी हैं जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाती हैं डेली प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट है सोशल स्टिग्मा। जब देखो लड़कियां स्पोर्ट्स में एंटर करती हैं ना, उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ता है बहुत बार, अपने सीनियर से या फिर इवन दूसरे लोगों से सोशली वो आइसोलेट हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स वुमेन से ज़्यादा रिलेशन बना के नहीं रखना चाहते, उन्हें अलग निगाहों से देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल सेफ्टी देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंस्टीट्यूट्स और कोचेस को ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करने चाहिए सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को, ताकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहें।
इसके बाद नेक्स्ट है डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू क्वालिटी ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। होता यह है, देखो कोचेज को ना ज्यादा पैसे मिलते हैं, अगर लड़के मेडल्स लाते हैं तो ना वो ज्यादा ध्यान लड़कों पर देते हैं। ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग, ज्यादा अच्छे कोच, ये सब ना लड़कों के लिए ज्यादा अवेलेबल होते हैं, लड़कियों के लिए कम अवेलेबल होते हैं। जैसे वो मूवी है चक दे इंडिया, उसमें हमने देखा किस प्रकार से जो कोचेस थे वो वुमेन टीम को लेकर शुरुआत में इतना उत्साहित नहीं थे, याद होगा आपको। तो उसी प्रकार से इनको इवन यूनिफॉर्म तक लेने में भी दिक्कत आती है काफी सारे स्पोर्ट्स में। कम बजट एलोकेट किया जाता है वुमेन स्पोर्ट्स के लिए, लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स। आज के समय में देखो इवन लड़कियों की जो रोल मॉडल्स हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत कम हैं। दूसरे फील्ड्स की जो महिलाएं हैं, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, इनको लड़कियां ज्यादा रोल मॉडल मानती हैं। स्पोर्ट्स वुमेन को रोल मॉडल मानने वाले लोगों की संख्या कम है। और इसके अलावा देखो जो वुमेन एथलीट्स हैं उनमें ईटिंग डिसऑर्डर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि देखो भूख ज्यादा लगना या फिर भूख ना लगना, ये सब। और देखो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ना उसकी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर स्पोर्ट्स एथलीट्स ईटिंग डिसऑर्डर का सामना करेंगे तो उनके लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। अब वैसे देखो एक क्वेश्चन कुछ लोग ये पूछ लेते हैं कि लड़कियों को क्यों एंकरेज करना चाहिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके देखो बहुत सारे रीजंस हैं। जब लड़कियां स्पोर्ट्स में एंटर करेंगी ना, लाइफ की इंपॉर्टेंट स्किल्स वो सीखती हैं, जैसे टीम वर्क, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ इमेज इंक्रीज होती है, फैमिली सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और समाज को रोल मॉडल्स मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म में देखो उनके डिजीज के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से महिलाओं को एंटर करना चाहिए स्पोर्ट्स में। और ये जो स्पोर्ट्स में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, इसके एथिकल एस्पेक्ट क्या है? जो ये फेडरेशंस है, जैसे इस केस में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनमें ट्रस्ट कम हो जाता है स्पोर्ट्स पर्सन्स का। बाद में हमेशा इन पे लगता है कि ये बायस्ड हैं, ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो दूसरे जो माँ बाप हैं अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में भेजने से कतराते हैं। फिर वो उन्हें डर लगने लगता है कि देखो स्पोर्ट्स एथलीट्स के साथ तो ऐसा होता है, हम भी हमारी लड़कियों को भेजेंगे, बेटियों को भेजेंगे तो उनके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। नेक्स्ट, लैक ऑफ एम्पैथी एंड मोरल्स फ्रॉम द परपिट्रेटर साइड। मतलब जिन्होंने ये किया, सेक्सुअल हरासमेंट को अंजाम दिया, उनमें एम्पैथी और मोरल्स का अभाव है कि वो इस पोस्ट पे रहते हुए भी ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, तो उनमें लैक ऑफ वैल्यूज को शो करता है। वैसे देखो अभी हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, उनकी चीफ है पीटी उषा, जो खुद एक बहुत महान स्पोर्ट्स पर्सन है। इसके अलावा भी दूसरे पदों पर इंटरनेशनल लेवल पर खेले स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। तो उनको अब कोशिश करनी चाहिए कि वो जड़ से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के साथ उसे खत्म करें। एक और एग्जांपल दिया जाता है डूटे चंद का। डूटे चंद देखो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी 36 ईयर्स में जिन्होंने रियो ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस में वो भागी। लेकिन बाद में ना किसी ने शिकायत कर दी कि उनका टेस्ट करवाया जाए कि उनमें ना एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मतलब समझ गए, मेल हार्मोन्स उनमें ज्यादा है। तो ये शिकायत आई उनके अगेंस्ट, बाद में उनको कंपटीशन से बैन कर दिया गया, काफी स्टिग्मा उनके साथ अटैच हो गया, लोगों ने उनको बुरा भला कहा। लेकिन देखो वो लड़ रही हैं, उन्होंने ना चैलेंज किया। इस पूरे मामले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इन स्विट्जरलैंड में। तो मतलब देखो इन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया डूटे चंद ने। और अगर हमें स्पोर्ट्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है तो सिचुएशन को इंप्रूव करना होगा। इस प्रकार के जो हरासमेंट के केसेस आते हैं इन्हें रोकना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को स्कूल में जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे देखो एक आम स्टूडेंट मैडम को बोलता है, हमने भी बोला है बचपन में, मे आई प्लीज गो टू टॉयलेट, मे आई प्लीज गो टू ड्रिंक द वाटर। लेकिन देखो एक आम स्टूडेंट के लिए बोलना और जाना बहुत आसान होता है, बट अगर कोई स्टूडेंट डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आसानी से पानी पीने के लिए या फिर टॉयलेट के लिए नहीं जा सकता। आमतौर पर स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली नहीं होता है, डिसेबल फ्रेंडली नहीं होता है। तो इस वजह से उन्हें सिंपल से सिंपल टास्क परफॉर्म करने में बहुत दिक्कत आती है।
यूनेस्को 2019 की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि टोटल जितने चाइल्ड पॉपुलेशन है ना हमारे देश में 2011 के सेंसस के अनुसार, उसमें से 1.7% तो डिफरेंटली एबल्ड हैं। शुरुआत से ही ऐसे स्टूडेंट्स अनेकों तरह के बैरियर फेस करते हैं। फिजिकल बैरियर, आसानी से मूव नहीं कर पाते। इंस्टीट्यूशनल बैरियर, बहुत बार उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इस वजह से देखो 70% से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है, उन्होंने कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया ही नहीं। मतलब बच्चे चिढ़ाएंगे साथ वाले, उन्हें ठीक से, उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया जाएगा। कई बार पेरेंट्स इस वजह से नहीं भेजते कि उनका कोई देखभाल नहीं करेगा स्कूल में। और जो जाने की हिम्मत करते हैं उनका भी ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी वो बहुत जल्दी स्कूल को छोड़ देते हैं। अगर देखो हमें ये इंश्योर करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स स्कूल में जाएं, तो देखो स्कूल का इकोसिस्टम सेफ होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। जिन बैरियर्स की हम बात कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। इनएक्सेसिबल स्कूल बसेस, मतलब अब देखो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी मोबिलिटी काफ़ी कम है, वो आसानी से स्कूल बस में चढ़ भी नहीं सकेगा अगर प्रॉपर उसके पास में फैसिलिटी नहीं है। रैंप होते हैं कई बसेस में चढ़ने के लिए, लेकिन आमतौर पर स्कूल बसेस में वो रैंप अवेलेबल नहीं होते। स्कूल में दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित फैसिलिटीज़, मतलब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, कैंटीन, टॉयलेट्स, ये भी डिफरेंटली एबल फ्रेंडली नहीं होते। क्लासरूम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। डिफरेंटली एबल पर्सनस के हिसाब से देखें तो सीट काफ़ी अनकंफर्टेबल रहती है। जो फर्श होता है काफ़ी स्लिपरी होता है। बहुत सारी जगहों पर लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो जिनको विजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कम लाइट में देख पाना। इसके अलावा मिस इन्फॉर्म्ड एटीट्यूड्स, जैसे देखो पेरेंट्स का, दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का, टीचर का, स्टाफ का, दूसरी कम्युनिटी का जो एटीट्यूड होता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के अगेंस्ट अच्छा नहीं होता। मतलब छोटे बच्चों को, बेचारों को इतना समझ नहीं होती, कई बार जैसे ऐसा ऐसा करके चिढ़ाने लगते हैं, लंगड़ा आ गया, लंगड़ा आ गया, मतलब समझ रहे हो। तो इस वजह से बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बहुत बेकार फील करता है वो बच्चा जो डिफरेंटली एबल्ड है। अब बहुत बार ना जो डिफरेंटली एबल पर्सन है वो अलग लिहाज से कई बार उसको टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जैसे जिसको दिखता कम है तो उसके लिए इक्विपमेंट्स अलग से चाहिए, जिसको सुनता कम है थोड़ा टीचर अच्छे से इशारे से समझा के ऐसा टीचिंग प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोअर लेवल पे ना इतनी अवेयरनेस टीचर्स में, इतना सेंसिटाइजेशन नहीं देखने को मिलता। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है यूएन हैबिटेट इंडिया और आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ना स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए गए, जिसमें स्कूल टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स को सिखाया गया। सर्वे में ये पाया, टीचर्स का कहना है अगर देखो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्कूल्स में और उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए, इसके अलावा सेंसिटाइज किया जाए पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जो साथी स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी को, टीचर्स को, तो वो ना अलग ढंग से ट्रीट करेंगे जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं उनको। मतलब अलग ढंग से का मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे और जो स्पेशल उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। जैसे अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो उनको अलग ढंग से सिखाया जाएगा। तो ये सेंसिटाइजेशन का जो अभाव है ना वो होना चाहिए, क्योंकि देखो ये उनका अधिकार है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21A राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये सब बोलते हैं कि एक एजुकेशन प्राप्त करना, बेसिक एजुकेशन प्राप्त करना, ये हर एक बच्चे का अधिकार है। पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बात करें तो वो बच्चे जिनकी एज 6 से 14 के बीच में है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट है। इवन सर्व शिक्षा अभियान ने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को फॉलो किया है, जिसमें कहा गया है हर एक बच्चा जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आता हो, डिसेबिलिटी की कोई भी डिग्री हो, मतलब ज़्यादा डिसेबल हो, कम डिसेबल हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये सरकार का काम है। इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी रेटिफाई किया है। इसके अलावा देखो 2015 में सरकार ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया ताकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंटली एबल फ्रेंडली हो। हिंदी में नाम है सुगम्य भारत अभियान। सरकार की अलग से एक पॉलिसी है
प्रिंसिपल है गवर्नेंस का, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। और 2030 का जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका भी ये पार्ट है, लीव नो वन बिहाइंड, LNOB। ऐसे ऐसी चीजों को देखो आप आंसर्स में इस्तेमाल जरूर कीजिए, लीव नो वन बिहाइंड। ये तो अभी हम डिफरेंटली एबल पर्सन की बात कर रहे हैं, उनके संदर्भ में है लीव नो वन बिहाइंड। कल को देखो गरीब लोगों की बात आती है और किसी डिप्रेस्ड सेक्शन की बात आती है, तब भी इस प्रिंसिपल का उल्लेख आप अपने आंसर में कर सकते हो। इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिस्कस किया UN हैबिटेट और IIT खड़गपुर का, इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो सरकार क्या कर रही है डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए। कुल मिला के देखो लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कि मल्टी प्रोन्ड पार्टिसिपेटरी अप्रोच की आवश्यकता है अगर हम डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना चाहते हैं। कलेक्टिवली हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। किन के लिए? बच्चों के लिए, मतलब डिफरेंटली एबल पर्सन्स के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, दूसरे केयर गिवर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, सब के लिए। इन टीचर्स को अलग से टूल किट्स भी प्रोवाइड किए जाएं, इक्विपमेंट्स दिए जाएं ताकि वो अलग ढंग से डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को बता सकें। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वी द पीपल के कंसेप्ट से संबंधित हैं। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 83rd ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि जयपुर में आयोजित हुई 11 जनवरी को, उस कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने वी द पीपल, जो प्रियम्बल में वर्ड लिखे हुए हैं ना जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग डिसाइडेड, तो उस वी द पीपल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट क्या है उस पर लाइट डाली। इन्होंने बोला देखो जो जुडिशरी कर रही है ना, जैसे कोलिजियम है, जजेस को अपॉइंट करते हैं, वो गलत है। इनका कहना है डेमोक्रेसी में जो सुपरमेसी होनी चाहिए ना, वी द पीपल ऑफ की होनी चाहिए, यानी जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है ना उनकी होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ने देखो ये डायरेक्टली तो नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है ना उनको अपॉइंट किया जाता है, ना कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इसलिए वो इंफीरियर है एज कंपेरिजन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सुपीरियर है क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनको लोगों ने चुना है। डेमोक्रेसी में लोगों की सुपरमेसी है, जनता की सुपरमेसी है। तो राइटर कहते हैं पहले तो हम ना सबसे पहले वी द पीपल का कंसेप्ट जो है ना वो सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे संविधान में कहीं भी पीपल वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। पीपल का जो कंसर्न है वो सिटीजन्स के बारे में है, ना कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर। पीपल तो देखो जुडिशरी में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में भी है, मिलिट्री में भी है, पुलिस में भी है, पब्लिक एंटरप्राइजेज में भी है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज में भी है। तो पीपल तो हर जगह है। तो ये कहना कि वो लोग जो लेजिस्लेचर में है यानी पार्लियामेंट में है वही सुप्रीम है और बाकी जो लोग अलग अलग जगहों पर हैं वो सुप्रीम नहीं है, ये कहना गलत है राइटर के अनुसार। इसके अलावा देखो किसी भी डेमोक्रेसी में ना सेपरेशन ऑफ पावर तो होना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जरूरी है। बट आज़ादी को देखो 75 ईयर्स पूरे हो गए, अभी भी हम सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं हो गया, अभी भी देखो हमारे देश की डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं हुई है। गवर्नर जो है वो चुनी हुई सरकार के कामकाज में इंटरफेयर करने लगते हैं। इसके बाद राइटर ना 2 देशों से हमारे सिस्टम को कंपेयर करते हैं, पहला प्रेसिडेंट, पहला यूएस, दूसरा यूके। यूएस में क्या है, प्रेसिडेंट के पास ना जजेस को अपॉइंट करने की पावर होती है, हालांकि उस फैसले को कांग्रेस के द्वारा रेटिफिकेशन देना होता है। बट देखो यूएस का जो प्रेसिडेंट है ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। और अब यूके की बात कीजिए, यूके का अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूके में ना बहुत सारी कन्वेंशंस हैं जिनको लंबे समय से ऑनर किया जाता रहा है। जैसे देखो एक बेसिक सी चीज है, स्पीकर जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में उसको इलेक्ट किया जाता है, लेकिन एक बार इलेक्ट होने के बाद में स्पीकर जो है वो नॉन पार्टी मैन बन जाता है, वो किसी पार्टी की वकालत नहीं करता, वो अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है। लेकिन हमारे देश में ना शुरू में 2 स्पीकर्स ने तो इस कन्वेंशन को फॉलो किया कि वो स्पीकर बन गए, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया, जैसे GV मावलंकर और उसके बाद M अनंता सायनाम,
इसके बाद नीलिमा संजीवा रेड्डी, इन्होंने भी रूलिंग पार्टी से रिजाइन कर दिया था, ताकि एक सेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी आज के पार्लियामेंट में सभी पार्टीज को लगे कि ये जो स्पीकर हैं वो इम्पार्शियल होकर बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो देखो ये कन्वेंशन बंद सी हो गई। मतलब हम जो देखो, जो संविधान निर्माता थे ना, जैसे बी आर अम्बेडकर, उनको पहले से इस चीज का आभास था कि हमारे देश में कन्वेंशंस को नहीं फॉलो किया जाएगा ब्रिटेन की तरह। इसीलिए तो उन्होंने हर चीज को स्पेसिफिकली डिफाइन किया है संविधान में। तभी तो हमारा संविधान जो है वो इतना ज्यादा लेंथी बन गया है, हर एक चीज को डिफाइन करना पड़ा है। लेकिन देखो, जहां पे चीजें डिफाइन नहीं की गई उसका फायदा उठाया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा, और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब आप देख सकते हो कि इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में खेलते हैं। इंस्टीट्यूशन काफी कमजोर हो गए हैं, वो अपने आप को एसर्ट नहीं कर रहे हैं, बस वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके इशारों पर चल रहे हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि कहीं कहीं पे गलतियां रह गई, कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूशंस के जो फंक्शंस हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बाद में बने, आजादी के बाद बने पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। तो ये यूके की हमने बात की कि यूके में तो देखो चीज ही अलग है। यूके में कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे देश में कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। पावर के पीछे भागते हैं सब। जैसे अभी स्टेट और सेंटर के बीच में पावर को लेकर लड़ाई देखने को मिलती है। वो कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ पावर का, कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में पावर को डिवाइड कर दें। शेड्यूल 7 में है इसका प्रोविजन। 3 लिस्ट है, आपको भी पता है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंटेंट लिस्ट। ये है सेपरेशन ऑफ पावर, कि 3 जो डेमोक्रेसी के ऑर्गन हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में भी पावर डिवाइड होनी चाहिए, पावर सेपरेट होनी चाहिए। लेजिस्लेचर का अलग काम, एग्जीक्यूटिव का अलग, जुडिशरी का अलग। लेकिन देखो, जहां एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से पावर छीनने की कोशिश कर रही है गवर्नर के थ्रू, दूसरी तरफ जुडिशरी के पास जो पावर है उसे भी छीनने की कोशिश कर रही है। तो मतलब हर जगह पावर के पीछे भागना, ज्यादा से ज्यादा पावर को अपने हाथों में सेंट्रलाइज करना, यह चीज देखो देश के लिए अच्छी नहीं है। पावर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, चेक्स एंड बैलेंस रहते हैं, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चेक करने के लिए जुडिशरी है, जुडिशरी को चेक करने के लिए लेजिस्लेचर है, इस प्रकार से चेक्स एंड बैलेंस रहते हैं कि कोई एक ऑर्गन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ना स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तब जाके देखो डेमोक्रेसी अच्छे से चलती है। बट ये जो ट्रेंड है ना हमारे देश में, ज्यादा से ज्यादा पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में सेंट्रलाइज करना चाहती है, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। इससे देश को नुकसान होगा, देश की डेमोक्रेसी को नुकसान होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वी द पीपल ऑफ इंडिया के कंसेप्ट से संबंधित। अब देखो, महिलाओं के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डर्न, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने रिजाइन करते वक्त स्टेटमेंट दी, पॉलिटिशियंस आर ह्यूमंस, वी गिव ऑल दैट वी कैन फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन एंड देन इट इज टाइम। मतलब पॉलिटिशियंस भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम बिल्कुल अपना बेस्ट देते हैं जब तक हम दे सकते हैं, लेकिन अब टाइम है उस पद को छोड़ने का। भावुक हो गई और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब देखो, इस आर्टिकल में यह कहा जाता है कि बहुत कम वुमेन लीडर्स हैं जो पॉलिटिक्स में ग्लास सीलिंग को तोड़ पाती हैं। आप देखिए कितनी कम महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी पार्टी के उच्च पदों पर पहुंची हैं, कितने कम महिला एमपीज हैं, कितनी कम महिला एमएलएज हैं। मतलब पॉलिटिक्स जो है वो मेल डोमिनेटेड है। आप महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखोगे पॉलिटिक्स में बहुत कम आपको दिखेगा, ड्रॉप आउट भी ज्यादा है। मतलब अगर कुछ महिलाएं स्टार्ट करेंगी पॉलिटिक्स में अपना करियर तो वो जल्दी छोड़ देंगी। पिछले साल फिनलैंड की पीएम है सना मरीन, इनको ट्रोल किया गया था इनके कपड़ों को लेके। इन्होंने एक पार्टी की थी, उस पार्टी को लेके बहुत इनको ट्रोल किया गया था कि एक प्राइम मिनिस्टर सीरियस नहीं है अपनी जॉब को लेके। जबकि देखो यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ये भी पार्टी करते पकड़े गए थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, लेकिन इन पर उतने ज्यादा सवाल नहीं उठे जितना महिला पीएम पर उठे। देखो आमतौर पर ना महिला जो लीडर्स होती है ना पॉलिटिक्स में, वो उनको ना बाइनरी टर्म्स में देखा जाता है उनकी चॉइसेस को, कि पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं या फिर प्रोफेशनल एस्पिरेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। मतलब ये चीज़ ना बहुत कम मानी जाती है कि एक महिला दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकती है। और जो महिला अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश कर देती हैं उन्हें कहा जाता है सुपर वुमन। लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बहुत बार महिलाएं जब बड़े पदों पर पहुंचती हैं पॉलिटिक्स में, जैसे सीएम, मंत्री, तो यूं कहा जाता है कि वो तो अपने फादर की वजह से बनी है, हस्बैंड की वजह से बनी है, या फिर फैमिली में किसी दूसरे रिलेटिव की वजह से बनी है।
हायर पोस्ट पर वो पहुंची हैं। इंडिया में अभी तक देखो 2 वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं, प्रतिभा पाटिल, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इंदिरा गांधी। लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जैसा हमने डिस्कस किया, ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा कम है। यूं कहा जाता है वुमेन पॉलिटिशियंस को ना समाज की अच्छे से समझ नहीं होती, उन्हें पता नहीं है ग्राउंड लेवल पर काम कैसे चलता है। और महिलाओं की, बहुत सारी महिलाओं की एंट्री भी होती है तो वो रबर स्टैंप की तरह होती हैं। जैसे आमतौर पर ये लोकल लेवल पर जो चुनाव होते हैं, पंचायत लेवल पे या फिर अर्बन लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटीज के, वहां पर यह देखा जाता है कि सीट्स अगर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तो वो जो मेल लीडर्स हैं उनकी पत्नियां या फिर उनकी सिस्टर्स चुनाव लड़ लेती हैं, बाद में जीत जाती हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती, काम सारे उनके हस्बैंड्स के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा भी महिलाएं बहुत से अनेकों चैलेंजेस का सामना करती हैं, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल पावर महिलाओं के पास कम होती है। जबकि पॉलिटिक्स में आपको पता है आज के समय में धन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा अब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो वो टेम्परेरी ब्रेक जो होता है पॉलिटिक्स में, उसे काफ़ी बार एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये दिक्कतें जो महिलाएं देखो दिक्कतें दूसरे जॉब्स में फेस करती हैं ना, वही दिक्कतें पॉलिटिक्स में भी फेस करती हैं। तो स्टिग्मा जो अटैच है, मिथ जो अटैच है, वुमन अच्छी लीडर्स नहीं होती, इस प्रकार से महिलाएं ज़्यादा ऊंचे पदों पर जा नहीं पाती। ये ग्लास सीलिंग है जिसकी बात हम अक्सर किया कर देते हैं, एक ऐसी दीवार शीशे की जो दिखती नहीं है लेकिन है जरूर, जिसकी वजह से महिलाएं टॉप लीडर्स नहीं बन पाती। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया महिलाओं की पॉलिटिक्स में भागीदारी से संबंधित, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।